हो गया बालक? चलो बता दिया, नहीं तो ऐसे ही हो जाता। चलिए ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे यूजेस के बारे में। व्हाट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा यूज कहाँ देखेंगे, तो जब अलग अलग रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस समय आप इसका यूज देखिएगा। अभी हम लोग कुछ यूज के बारे में समझते हैं। यूजेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सेक्टर में ज्यादा यूज होता है। आप रेडियो यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, आप डीटीएच यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, ये सारा किससे ऑपरेट होता है? रेडिएशन से ऑपरेट होता है। अब ये अलग अलग टाइप का है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है, एक्सरेज है, गामा रेज है। ये सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। मेडिकल में यूज होता है, जिसको ऑप्टिकल डायग्नोसिस कहा जाता है। आप सुने होंगे लेंस वगैरह जो मोतियाबिंद वगैरह हो जाता है तो हम लोग लेजर मेथड से इसका ऑपरेशन करते हैं। या ये ब्लैडर वगैरह हो जाता है, गॉल ब्लैडर हो जाता है, पथरी स्टोन वगैरह हो जाता है तो लेजर से उसको निकाला जाता है। लेजर लाइट जब बार बार उस पर डाला जाएगा तो वो थोड़ा थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मेडिकल के सेक्टर में तो अब इसका ज्यादा यूज हो रहा है। आप एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मेडिकल के सेक्टर में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन द सेफ्टी बेल्स। तो केवल सेफ्टी बेल्स नहीं है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में भी यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में यूज होता है। आप देखे होंगे जो मॉल वगैरह में हम लोग टैग स्कैन करता है, ठीक है, उसमें रेड कलर का लाइट आपने देखा होगा, वो इंफ्रारेड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, बार कोड जो होता है उसको रीड कर लेता है, सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा। वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रीड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सेफ्टी बेल्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि मूवी वगैरह में भी दिखाता है कि डायमंड उठा लिया गया तो सायरन बजना शुरू हो गया। तो उसमें होता क्या है कि वो वेव जनरेट करता है। जब आप वहां से कोई चीज हटा लेंगे तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सामने ऊपर वाले को टक्कर करेगा। ठीक है, टक्कर करेगा और जब टक्कर करेगा तो उससे सायरन कनेक्टेड होता है, सायरन बजना शुरू हो जाता है। या घर वगैरह में भी यूज करते हैं, जैसे हमारे ये घर हो गया, अंदर आना है तो इन दोनों तरफ से इधर से रेडिएशन छोड़ा जाएगा और इससे टकराता है और रेडिएशन के पाथ में कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा तो अलार्म अपने आप बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो क्या रहता है? इनविजिबल रहता है, वो केवल डिवाइस से ही मालूम चलेगा। आप खुले आंख से तो देख नहीं सकते हैं इसको। अब इंफ्रारेड है तो उसको देख सकते हैं, रिमोट वगैरह जो है उसको आप मोबाइल के लेंस से देख सकते हैं, उसमें मालूम चलेगा, रेड कलर का आपको दिखेगा। तो याद रखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इसका यूज होता है, जिसमें से एक सेफ्टी बेल भी है। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव एंड गामा वेव। तो सबके बारे में एक साथ नहीं देगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो किसी दो के बारे में देगा या कंपेयर करने के लिए देगा या उसका प्रॉपर्टी को लिखने के लिए देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो याद रखेंगे व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ their frequency, on the basis of their wavelength in ascending order or descending order is called electromagnetic spectrum। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्रीक्वेंसी के आधार पर, वेवलेंथ के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद जो सीक्वेंस हमको मिलता है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बहुत ज्यादा इसका रेंज होता है। We can see the small portion of the electromagnetic spectrum which is known as visible spectrum। हम लोग जो देखते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम ही हो पाता है।
ठीक है, जो आप लाइट देखते हैं, ठीक है, वो उसका एक रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम, जो कि लाइट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग टोटल का एक छोटा सा पोर्शन ही देख पाते हैं, सारा फील नहीं कर पाते हैं। चलिए, अब इसमें कौन कौन सा वेव होता है सबके बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इसमें टोटल हमको 7 पढ़ना होता है। ये आपका फिर से एक बार रिपीट, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। The whole range of frequency wavelength of the electromagnetic waves arranged in ascending or descending order is known as electromagnetic spectrum। वही है जो पीछे आप देखे थे, वही है। अब देखिए ये सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस देखिए यहां से स्टार्ट होता है। सीक्वेंस आपका यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले रेडियो वेव, और याद रखेंगे यहां पर इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसका वेवलेंथ कम होता है। तो आप कहेंगे सर वेवलेंथ के बेसिस पे आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल वेवलेंथ बता सकता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ वेवलेंथ जो है इधर डिक्रीज करता है, याद रखेंगे वेवलेंथ जो है लेमडा जो है इधर डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने का मतलब ये है कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, और गामा रेज का वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम। तो अब बताइए मैक्सिमम है मिनिमम है, इसका मतलब इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव्स का। इससे कम माइक्रो, इससे कम इंफ्रारेड, इससे कम विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज सबसे कम। क्लियर है वाला। और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में याद रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे अगर फ्रीक्वेंसी पे बात किया जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। याद रखिएगा रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम, क्योंकि वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है वाला। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है, इसका मतलब एक्स रेज का फ्रीक्वेंसी इससे कम होगा, ठीक है, यूवी रेज का फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होगा, और सबसे कम किसका फ्रीक्वेंसी होगा, रेडियो वेव का। याद रखिएगा। तो यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यही कहलाता है। और आप ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ नाम भी लिखा हुआ है सबके बारे में। फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग इन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन एंड वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग इन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारा वेव है, नाम तो यहाँ आपको दिख ही रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। तो क्या क्या बात करना है, इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज, वेवलेंथ का रेंज कौन बताया था, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, इतना हमको सीखना है इसमें। चलिए तो पढ़ते हैं इसको। कह रहा है कि वेवलेंथ रेंज ऑफ रेडियो वेव्स इज फ्रॉम 1 × 10⁻⁻1 मीटर। एक चीज और ध्यान देंगे, ये वेवलेंथ मीटर में होगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगा, ठीक है। ये जो होगा आपका मीटर में होगा और फ्रीक्वेंसी जो होगा हर्ट्ज में होगा। गाड़ी हटा लो, गाड़ी थोड़ा आगे पीछे कर लो। चलिए पढ़ रहे हैं, देखिएगा। वेवलेंथ रेंज ऑफ रेडियो वेव्स इज फ्रॉम 1 × 10⁻⁻1 मीटर 1 × 10⁻⁻1 मीटर, ये सर आपका वेवलेंथ जो होगा मीटर में होगा, टू 1 × 10⁴ मीटर। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो वेव इज फ्रॉम 3 × 10⁹ हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होगा, into 3 × 10⁴ हर्ट्ज। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली चेंजिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द एलसी सर्किट। इसमें बात हुआ था कल, टोटल 7 सर्किट था जिसमें एलसी सर्किट भी है। एलसी सर्किट में चार्ज को ऑसिलेट कराने से ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होता है। सबका ऑरिजिन अलग अलग है, जिसमें रेडियो वेव्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसी सर्किट में चार्ज को ऑसिलेट करते हैं। और बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स,
मतलब चार्ज को एक्सेलरेट करने पे ये प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड by charge which is in rest, by charge which is in uniform motion, by charge which is in accelerated motion, none of this। तो याद रखेंगे कि जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा वही आपका आंसर होगा। इसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। ध्यान देंगे रेडियो वेव्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग रेंज होता है बालक। चलिए क्लासिफिकेशन है, रेडियो वेव्स आर मेनली यूज्ड इन द रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। रेडियो वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। अब कौन कौन सा इसके बारे में बात करेंगे, तो देखिए ए करके दिया हुआ है, समझेंगे इसको। तो आपका है फ्रीक्वेंसी बैंड कहां से कहां तक, 530 किलोहर्ट्ज टू 1710 किलोहर्ट्ज तक। दिस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड एज मीडियम वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता है, ये मॉड्यूलेटेड वेव होता है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्टिंग। तो ध्यान देंगे ये जो है हम लोग यूज करते हैं, इसको आप लो फ्रीक्वेंसी वेव भी कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में होता है, लो फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है, हाई लो फ्रीक्वेंसी वेव, वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है, इसके बाद लो फ्रीक्वेंसी होगा, ध्यान देंगे बालक। इसके बाद ये होगा हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ये होगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी का रेंज, आप इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एक और होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो सैटेलाइट वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही जानना है, जितना दिया हुआ है उतना याद रखना होगा। करंट फ्रीक्वेंसी बैंड 3 मेगाहर्ट्ज टू 54 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज है तो कितना आता है, 10 टू द पावर 6, ठीक है। अगर रिप्लेस करने के लिए आए तो इट इज यूज्ड एज शॉर्ट वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। सी नंबर फ्रीक्वेंसी बैंड 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। दिस फ्रीक्वेंसी बैंड इज यूज्ड इन टीवी वेव्स रेंज एंड यूजेस इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन प्रोग्राम। जब लाइव टेलीकास्ट वगैरह करते हैं उसमें ये यूज होता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी बैंड कितना, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्टिंग। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग भी अलग अलग टाइप का होता है। एक है सैटेलाइट से भी ब्रॉडकास्टिंग होता है, ठीक है। एक होता है जो आप लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो याद रखेंगे ये जो होता है थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होता है, इसको VH वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और ये हम लोग सैटेलाइट वगैरह में भी यूज करते हैं। इसके बाद अल्ट्रा हाई भी आता है, वो भी सैटेलाइट में यूज होता है। तो ये जो दिया हुआ है आप इसको, ठीक है, इस तरीके से नहीं याद करके आप ये भी याद कर सकते हैं, सर वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इस तरीके का होता है। सबका अलग अलग काम है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी है तो छोटा डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करेगा। कहाँ यूज करते हैं, तो एक पार्टिकुलर रीजन में यूज होता है, जैसे अभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अब इसको ले जाके ज्यादा डिस्टेंस पे रख देंगे तो ये काम नहीं करता है, ठीक है। आप देखे होंगे वॉकी टॉकी का हम लोग यूज करते हैं, पर्टिकुलर एरिया रीजन में करते हैं, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी वेव इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो कहाँ होता है, तो नेविगेशन वगैरह में यूज होता है, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई उससे ज्यादा के लिए टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइव टेलीकास्ट हो गया, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, एरोप्लेन सिस्टम हो गया, रडार सिस्टम हो गया, उस समय ये सब यूज होता है, ठीक है। रडार का नाम सुने होंगे, एरोप्लेन नेविगेशन में यूज होता है। ये सारा है बालक। तो बस इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ दिख रहा है, अल्ट्रा हाई वाला बोले था ना, यहाँ पर है आपका। तो ध्यान देंगे इसका यूज ज्यादा पूछा जाता है कि रेडियो वेव्स आर यूज्ड
तो याद रखेंगे इन द कम्युनिकेशन सेक्टर। कम्युनिकेशन सेक्टर में इसका ज्यादा यूज होता है। टीवी, रेडियो, टेलीविजन है, ये इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जितना है सब किसमें होगा? तो रेडियो वेव्स। अब मोबाइल है तो माइक्रोवेव, इसमें माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव उसमें भी होता है, उसमें सेलुलर फोन कहा जाता है, उसमें भी यूज होता है, इसमें भी यूज होता है। आते हैं माइक्रोवेव। द वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज फ्रॉम 1 into 10 to the power minus 3 meter to 3 into 10 to the power minus 1 meter. The frequency range of microwave is 3 into 10 to the power 11 hertz to 1 into 10 to the power 9 hertz. आप सभी में एक चीज ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का अलग एक लिस्ट बना लेंगे और बाकी यूजेस तो आपको अलग दिख ही रहा है। ठीक है, कौन बताया था, क्या बताया था, ये सब भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा? तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इसका यूजेस। बताइए, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैविटी। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो चार्ज को ऑसिलेट कराकर, कहां पर? कैविटी में। तो आप कैविटी जानते हैं कि क्लोज्ड है, आप किसी सरफेस को कह सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं सर ये भी हम लोग एलसी सर्किट में ऑसिलेट करा के करा सकते हैं, तो बिल्कुल उससे भी करा सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप कहीं भी रखिएगा तो एक चीज ध्यान देना होगा कि चार्ज ऑसिलेट होना चाहिए, चार्ज वाइब्रेट होना चाहिए, मतलब वो एक्सेलरेशन में होना चाहिए। ठीक है, और वो एक्सेलरेटेड होना चाहिए, मतलब लगातार वो चेंज होना चाहिए उसका एक्सेलरेशन, तब जाके प्रोड्यूस होता है। द कॉमनली यूज्ड ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस माइक्रोवेव। करा कि जो ऑसिलेटर होता है, अभी तो बात कर रहे थे इसी पर कि कोई भी ऑसिलेटर होगा जितना आपको सर्किट में लेना है वो सब क्या करेगा? माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करेगा। कहां कहां यूज कीजिएगा? माइक्रोवेव आर यूज्ड इन द रडार सिस्टम फॉर द एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ये भी यूज होता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। ये आपका मोबाइल वगैरह में भी यूज होता है। These are used for the atomic and molecular research. Atomic और molecular research में इसका यूज किया जाता है। These are used in microwave oven for cooking and warming food. ओवन होगा, घर में हम लोग यूज करते हैं, ओवन वगैरह में भी यही यूज होता है माइक्रोवेव। इसके बाद है माइक्रोवेव आर यूज्ड इन वेदर रडार। ठीक है, मौसम विज्ञान के बारे में पहले ही मालूम चल जाता है कि आज टेम्परेचर कितना रहेगा, बारिश होगा तो कितना होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सारा मालूम चल जाता है। पहले ही मैसेज आ जाता है कि आज बाहर नहीं निकलना है, बिजली गिरेगा फिर पे। ठीक है, तो हम लोग सावधान रहते हैं। कोस्टल एरिया है, समुद्री क्षेत्र है, वहां पर जो मछली वगैरह मारने वाले होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, फिशर्समैन जो होते हैं, नदी में चले जाएंगे, उनको सूचना नहीं रहेगा तब तो पहले ही वहां पे बता दिया जाता है उनको कि आज तूफान आने वाला है, आपको आज नहीं जाना है। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारा आता है, लीला वगैरह का क्या नाम है, अलग अलग तूफान का था ना जी, अभी उड़ीसा वगैरह में आया हुआ था। तो कोस्टल एरिया में ये ज्यादा होता है, तो हमको पहले ही मालूम चल जाता है। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन बाय यूजिंग वेदर रडार। वेदर रडार का नाम होता है लिडार। ठीक है, उसको लिडार कहा जाता है, जो मेट्रोलॉजी में यूज होता है, मौसम विज्ञान में यूज होता है, जिसको आप वेदर रडार कह रहे हैं, उसको लिडार कहा जाता है। तो अब बताइए कैसे इसको मालूम चल जाता है? तो रेडिएशन से। रेडिएशन में क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो मालूम होगा, कहीं प्रेशर ज्यादा हुआ, कहीं प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, हमको तुरंत मालूम चल जाता है कि यहाँ से हवा इधर जा रहा है, हाई प्रेशर से है, लो प्रेशर से है, और हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या चेंज होने वाला, बारिश होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। ये सारा कौन रीड करता है? तो वेदर रडार यूज करता है। इसके बाद है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव, तो ध्यान देंगे इंफ्रारेड वेव से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि इंफ्रारेड वेव का कलर होता है, तो इसके नामे में है कलर रेड, याद रखिएगा। इंफ्रारेड से आपके एग्जाम में हमने देखा है बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन यही है कि इंफ्रारेड का कलर बताइए, तो इसके नामे में क्या है? रेड है। तो याद रखिएगा ये रेड बॉडी से इमिट होता है, मतलब हॉट बॉडी से इमिट होगा। ठीक है, गर्म जो बॉडी होता है जैसे सन है, तो सन से भी इमिट होता है, या कोई भी हॉट बॉडी है उससे ये इमिट होता है। पढ़ दे रहे हैं। अब कहाँ कहाँ यूज होता है? तो बहुत जगह यूज होता है, एक जगह यूज नहीं होता है। इंफ्रारेड का हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर? मस्कुलर स्ट्रेन में करते हैं। ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में किया जाता है,
उसके बाद आपका फॉग हो जाता है, मिस्ट हो जाता है, उसमें किया जाता है। इनविजिबल इन्वायरमेंट है, उसमें फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारा यूज है, एक एक करके बात करेंगे। द वेवलेंथ रेंज of IR waves is 7.8 into 10 to the power minus 7 meter to 5 into 10 to the power minus 3 meter, and the frequency range is 4.0 into 10 to the power 14 hertz to 6 into 10 to the power 10 hertz. Infrared waves are produced by the excitation of atom and molecules. Hot bodies also radiate infrared wave. अभी बता रहे थे आपको कि जो हॉट बॉडी होता है, जो गर्म बॉडी होता है, ठीक है, उसी से ज्यादा ये इमिट होता है, उसमें सन भी आता है आपका। These waves are called heat wave, ठीक है, इसको हीट वेव भी कहा जाता है। जो गर्मी के मौसम में चलता है हीट वेव, ये वही है, इंफ्रारेड होता है, ठीक है। ये कहां से जनरेट होता है? तो सन से जनरेट होता है। इंफ्रारेड के कारण ही अर्थ वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। आप हीट रिसीव करते हैं, वो इंफ्रारेड के ही फॉर्म में होता है। अब इसका यूजेज है, यूजेज देखा जाए। These waves can pass through the fog, haze, mist, so they are used in the night vision device during warfare and for taking photographs of Earth under foggy condition. ठीक है, ज्यादा ठंडे मौसम में कुहासा गिर जाता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो आप देखेंगे गाड़ी में पीला कलर का लाइट लगाया जाता है, उसको फॉग लाइट भी कहा जाता है। उससे दूर तक दिखाई देगा, ठीक है, और दूर जो होगा उसको भी दिखेगा कि सामने से कुछ आ रहा है। ये लाइट ट्रेवल नहीं कर पाता है, ये मीडियम में ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन वो क्या होता है, काफी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट साफ नहीं है, सैटेलाइट को अर्थ का फोटो लेना है, ठीक है, और चारों तरफ बादल वगैरह है, तो कैसे लेगा? तो इंफ्रारेड से लेगा, इंफ्रारेड से साफ आता है। क्लियर है वाला? उसके बाद ये कह रहा है कि रात वगैरह में जो हम लोग वारफेयर होता है, लड़ाई हो गया, तो नाइट विजन लेंस लगा के होता है, नाइट विजन लाइट से होता है, आप दूर दूर तक देख पाइएगा, अंधेरे में भी आपको साफ साफ दिखाई देगा, टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है these waves are used to function the greenhouse because greenhouse gas absorb infrared waves. ग्रीन हाउस का नाम सुने हैं? ठीक है, तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं डायरेक्टली अगर सनलाइट में रख दीजिएगा तो वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको एक लिमिटेड अमाउंट में आपको लाइट चाहिए होता है या टेम्परेचर चाहिए होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है सनलाइट में। तो ग्रीन कलर का एक हट बनाया जाता है, झोपड़ी जैसा बनाया जाता है, और उसमें प्लांट्स को रखा जाता है, और वो प्लांट सनलाइट से नहीं, सनलाइट का जो टेम्परेचर होता है उससे हीट को रिसीव करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सनलाइट से नहीं, सनलाइट का जो हीट होगा जो उसके अंदर जाएगा तो वो हीट से ग्रो होता है वाला, तो वही जो ग्रीन कलर वाला बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस, उसी को ग्रीन हाउस कहा जाता है। इसके बाद दे आर यूज्ड इन रिवीलिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंशिएंट वॉल, जो अदृश्य लिखावट होता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि इराजा का लिखा हुआ ये चीज मिला है दीवार पर, ये लिखा हुआ है, तो जो इनविजिबल राइटिंग होता है ये फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, जाली दस्तावेज जो होता है या फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसमें इसका यूज हम लोग करते हैं। या लिखा हुआ है कि दे आर यूज्ड इन रिवीलिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंशिएंट वॉल। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, मस्कुलर जब स्ट्रेन हो जाता है, किसी का नस खिंचा गया, पेन आ गया, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो ये वार्म अप करता है, तो वार्म अप जिससे करेगा वो आपका इंफ्रारेड वेव ही होता है। तो मस्कुलर स्ट्रेन को सही करने के लिए इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है। छोटा बच्चा जिसमें पैरालिसिस का लक्षण आ जाता है, हाथ पैर टेढ़ा टेढ़ा होने लगता है, तो उसको यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो इंफ्रारेड वेव से क्या करेगा, वार्म अप करेगा, सीधा करेगा उसको। The infrared wave from the sun keep the earth warm. Sunlight is absorbed by the earth's surface and re-radiate as infrared waves. ठीक है, कह रहा है कि जो अर्थ वार्म अप होता है वो इंफ्रारेड वेव से ही होता है और ये री-रेडिएट करता है। अब मान लीजिए कि अर्थ गर्म हो जाएगा तो रेडिएशन जनरेट करेगा। कैसे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, तो अर्थ जब वार्म हो जाएगा तो क्या करेगा, रेडिएशन जनरेट करता है, वही क्या कहलाएगा, इंफ्रारेड।
इसके बाद है इंफ्रारेड रिमोट्स आर यूज्ड टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी, वीसीडी, म्यूजिक सिस्टम। जो रिमोट में होता है वो इंफ्रारेड में भी होता है। आप मोबाइल के लेंस में इसको देख सकते हैं, ब्लिंक करेगा, ऐसा दबाइएगा तो रेड कलर का ब्लिंकिंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, खुले आंख से दिखाई नहीं देगा, लेंस में आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर, दे आर यूज्ड बाय अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और कहां यूज होता है? तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में यूज होता है। अभी बताए थे पहले भी सैटेलाइट वगैरह में ये सब यूज होता है। ठीक है, बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं फसल नष्ट हो गया, तो कैसे मालूम चलेगा? तो ये सैटेलाइट से मालूम चल जाता है। सैटेलाइट क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है, उस रेडिएशन से हम मेजरमेंट कर पाते हैं अर्थ के अंदर कहाँ पे सोना है, कहाँ पर पेट्रोलियम है, कहाँ पर बॉक्साइड है, आपको देख के थोड़ी मालूम चलेगा। ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मालूम चलता है। सैटेलाइट रेडिएशन इमिट करता है, वो रेडिएशन क्या करेगा? तो मैपिंग करके बताता है कि अर्थ के इस पोर्शन में पेट्रोलियम है, या फिशिंग जोन है, नॉन फिशिंग जोन है, ये मेटालिक जोन है, सारा वो बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हो गया वाला? चलिए नेक्स्ट है विजिबल। अब इससे तो आप परिचित हैं, पूरा लाइट में इसे हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे। कौन बताया था? न्यूटन बताया था सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, इसको क्या बताया गया था? तो पार्टिकल वेव नेचर दोनों बताया गया था। ये ड्यूअल नेचर का होता है। इसका वेवलेंथ भी मालूम है 4000 एंगस्ट्रॉम। अब मीटर में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁷ मीटर। पढ़ दे रहा है, करा है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में चेंज कीजिए 10⁻10 से, तो ये आ जाएगा 4000 में आ जाएगा। तो ये अभी मीटर में है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो जितना हम लोग लिखे थे उतना ही आएगा। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी रेंज इज 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। Visible light is emitted when electron jump from higher energy level to lower energy level of an atom। आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें ये भी है। गामा रेज में भी सेम होता है। उसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, और जब आते समय एनर्जी रिलीज करेगा, वही एनर्जी आपका गामा रेज भी कहलाता है। अब किसी में है कि ऑर्बिट का डिफरेंस कम है तो कम एनर्जी रिलीज होगा, ऑर्बिट का डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर है वाला? तो याद रखेंगे। अब इसमें अलग अलग लाइट के लिए दिया हुआ है कि वॉयलेट का इतना है, इतना से इतना है, इंडिगो का है, ब्लू का है। ठीक है, ये सारा आपका कहाँ तक दिया हुआ है? तो रेड तक 7800 तक। क्लियर वाला? याद रखेंगे इसको। इसका यूज पूछा गया, तो इसका यूज तो पहले लाइट नहीं रहेगा तो आप देख नहीं पाइएगा। विजिबल लाइट यही लाइट है जो जिसमें हम लोग देख रहे हैं, ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है जी। अब विजिबल लाइट नहीं रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, तब भोजन नहीं मिलेगा हम लोग को। ठीक है, आप कैसे खेती एग्रीकल्चर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, फार्मिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सारा हमारा जो फंक्शन है वो डिपेंड है सनलाइट पे। 2 दिन अगर लाइट नहीं हो तो बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, भोजन वगैरह में देखिएगा गंध आना शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका भोजन। तो याद रखेंगे जो सनलाइट होता है उसमें विटामिन डी होता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का स्ट्रेंथ रहता है। छोटे छोटे बच्चे को धूप में रखा जाता है विटामिन डी के लिए। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको हम लोग धूप वगैरह में रखते हैं ताकि विटामिन डी रिसीव करेंगे सनलाइट से। तो सनलाइट जो है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वाला। चलिए, विजिबल लाइट स्टिमुलेट द सेंस ऑफ साइट इन ह्यूमन बीइंग सो द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस सीन इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट। अब कह रहे हैं कि ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, मतलब हमको देखने के लिए प्रेरित करता है। अब मान ली आंख है, लाइटें नहीं है तो थोड़ी आप देख पाइएगा, अंधेरे में हम लोग कहाँ देख पाते हैं। तो ये स्टिमुलेट करता है, आपके आई को प्रेरित करता है देखने के लिए, तैयार करता है, और आंख रहेगा तो आप वर्ल्ड को देख पाएंगे, जो कि बहुत बेहतर है। विजिबल लाइट इज यूजफुल इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में यूज होता है। इसके बाद इट इज यूजफुल इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में इसका यूज होता है।
आप टेलीस्कोप, गैलीलियोस्कोप जो भी यूज करते हैं तो उसका यूज, लाइट का यूज करते हैं हम लोग। इट इज यूजफुल इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, खगोल शास्त्र से आप अर्थ के बारे में, प्लैनेट के बारे में ये सारा स्टडी करते हैं, वो सब कहाँ पढ़ना होता है? एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना होता है। इट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए एक ज्यादा मतलब रिसोर्सफुल होता है ये। हम लोग सोलर पैनल से यूज करते हैं, क्या करते हैं, लाइट को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्रॉप्स वगैरह करते हैं। अभी तो हमने बताया कि प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करेगा इस पर, और प्लांट ग्रो करेगा तभी आप ग्रो कीजिएगा, क्योंकि प्लांट ही से सारा लेना है ईटेबल मटेरियल। हम लोग को फ्रूट्स वगैरह खाते हैं सब प्लांट से ही आना है, क्रॉप्स सारा प्लांट ही है। तो ये क्या है, एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, याद रखना होगा। अब आता है अल्ट्रावायलेट वेव्स, अल्ट्रावायलेट यूवीज कहा जाता है। तो देखिए ये कहां से जनरेट होता है, तो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क से होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको कहा जाता है। वेल्डिंग आर्क वगैरह में ये निकलता है, वेल्डर देखेंगे जो वेल्डिंग होता है ना, तो उसमें ब्लू कलर का एक लाइट निकलता है, ठीक है, वही आपका यूवी रेज है, ठीक है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी और हार्मफुल है। और यही नहीं, सारा रेडिएशन जितना आप पढ़ रहे हैं हमारे लिए जितना यूजफुल है उतना ही हार्मफुल भी है, ठीक है। ये क्या कर देता है, तो ह्यूमन टिश्यूज को एक्सपोज कर देगा, जो आपका सेल वगैरह है सबको डैमेज कर देगा, ठीक है। जो आपका WBC RBC बनता है सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्किन डिजीज को करता है, इससे स्किन टैनिंग होता है, चर्म रोग जिसको आप कहते हैं। पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। Ultraviolet waves, the wavelength range of UV's wave is 1 into 10 to the power minus 8 meter to 4 into 10 to the power minus 7 meter, and their frequency range is 3 into 10 to the power 16 hertz to 8 into 10 to the power 14 hertz. The sun is the most important source of the ultraviolet wave. sun भी है, welding arc भी है। Ultraviolet waves are also produced by the welding arc, वेल्डिंग करते समय जो निकलता है। These waves in the large quantity are harmful to the living tissues. ये ज्यादा मात्रा में हमारे लिए काफी खतरनाक होता है लिविंग टिश्यूज के लिए। Therefore, welders wear special goggles or face masks with the glass window to protect eyes from the UV radiation. This waves causes tanning of the skin. देखे होंगे वेल्डर जो होता है या तो काला चश्मा पहने हुए है, एक मास्क लिए रहता है, ठीक है। नहीं तो ज्यादा अगर ये एक्यूट अमाउंट ऑफ यूवी रेज आप एब्जॉर्ब कीजिएगा तो आंख खराब हो जाएगा आपका। ये स्किन टैनिंग कर देता है, चर्म रोग उजला उजला टाइप का हो जाएगा। और ये क्या करेगा, तो लिविंग टिश्यूज को एक्सपोज कर देता है, नष्ट कर देता है सेल वगैरह। अब इसका यूज पढ़िए। They are used to preserve food and making drinking water free from the bacteria, as these rays can kill bacteria germ. कहाँ यूज होता है, तो पहले समझ लीजिए। यूवी रेज का हम लोग यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने में, सुरक्षित रखने में। मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक यूज करना है, केक वगैरह जाते हैं लेने तो अभी बना के थोड़े रख देता है, 1 हफ्ता का बना के रखे हुए है, लेकिन उस पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। रीजन क्या है, एक ब्लू कलर का लाइट जैसा वो ट्यूब लगाया रहता है, उससे क्या होगा कि वो यूवी रेज रहता है वो जनरेट ही नहीं होने देगा, फंगल इन्फेक्शन को जनरेट नहीं होने देता है। और जब तक फंगस डेवलप नहीं होगा आपका ईटेबल मटेरियल पे वो खराब नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो यही होता है। इसके बाद ये बैक्टीरिया को, जर्म को मार देता है, ठीक है। इसीलिए आप जो फिल्टर वगैरह यूज करते हैं उस पर पढ़िएगा यूवी ऑस्मोसिस लिखा रहता है, उसमें देखिएगा ब्लू कलर का लाइट साइड में जलते रहता है और वाटर उधर से ही फ्लो होके आता है, क्योंकि यूवी रेज का प्रॉपर्टी ये है कि ये बैक्टीरिया को, जर्म को मार देता है। तो जब बैक्टीरिया जर्म को मार देगा तो वाटर क्या हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है तो पीजिए उसको, है ना जी। तो ये क्या करेगा, तो ये वाटर को डिसइंफेक्टेड करता है, पीने लायक बनाता है। इसके बाद इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्कैन करने में, डिसइंफेक्टेड करने में भी यूज होता है। जैसे आप सुने होंगे या देखे होंगे, अगर नीडल वगैरह हम लोग में लगता है तो दोबारा यूज नहीं होता है। इंजेक्शन देखे दोबारा इंजेक्ट करता है नहीं, फेंक देता है।
रीजन क्या है कि दूसरा में यूज कीजिएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। सबका ब्लड अलग अलग होता है, सबका अलग अलग फंक्शन है, तो हम लोग दोबारा यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कॉस्टली होता है, सीजर है, ब्लेड है, क्या है क्या है, तो अब बताइए उसको फेंक देगा नहीं। तो क्या करता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉयल कर दिया जाता है। उससे क्या होगा कि डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जहां पर ये सुविधा नहीं है वहां पर यूवी स्कैनर लगा दिया जाता है। यूवी स्कैनर से अगर स्कैन कर दीजिएगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को तो ये डिसइंफेक्टेड हो जाता है, जर्म और बैक्टीरिया से फ्री हो जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो वहां भी यूज होता है, मेडिकल सेक्टर में भी यूज होता है। क्लियर है बालक? चलिए, दे आर यूज इन द डिटेक्टिंग द इनविजिबल राइटिंग, अदृश्य लिखावट में यूज होता है। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट, याद रखेंगे इसका यूज हम लोग फर्जी दस्तावेज, इनविजिबल राइटिंग, ये हर जगह हम लोग इसका यूज करते हैं। फिंगरप्रिंट आप देखे होंगे कि पता लगा लेता है फिंगरप्रिंट किसका है कैसे है, तो इसमें किसका यूज करता है? यूवी रेज का यूज करता है। ये पूछा जाता है जी सब। एंशिएंट वॉल पर राइटिंग कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? किससे कीजिएगा? इंफ्रारेड, अभी ऊपर वाले में था। चलिए, एक्सरेज, तो अब जिसका पैर हाथ टूटा हुआ तो इसे परिचित जरूर होगा, है ना जी। एक्सरे क्या होता है तो आप जानते हैं कि एक्सरे एक तरह का रेडिएशन है, रॉन्टजन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और ये क्या कर देता है तो ह्यूमन बॉडी को पार कर जाता है, लेकिन बोन्स को और मेटल को पार नहीं करता है। तो ह्यूमन फ्लीश कहेंगे। आपके शरीर में मांस भी, हड्डी भी है, मांस को हम लोग ह्यूमन फ्लीश कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्लीश को पार कर जाता है लेकिन बोन को, मेटल को पार नहीं करता है, जिससे हम अपने बॉडी में बुलेट होने का, क्वाइन होने का या किसी भी आप कह सकते हैं बाहरी जो मटेरियल होता है उसका पता लगाते हैं। अब जो स्मगलर होते हैं, जो गोल्ड का कर रहा है, डायमंड का स्मगलिंग, क्या किया, कहीं इधर लगा दिया डायमंड, चार रख दिया, समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा, जब एक्सरे से स्कैन किया जाएगा एयरपोर्ट वगैरह पे, तुरंत मालूम चल जाता है कि बॉडी में कुछ लेके जा रहा है, ठीक है। आपका सामान भी स्कैनिंग होता है, वहां पे मालूम चल जाएगा आप क्या लेके जा रहे हैं, ठीक है। वहां पर लिखा रहता है कि आपको नहीं ले जाना है। The range of wavelength of X-rays vary from 1 into 10 to the power minus 11 meter to 3 into 10 to the power minus 8 meter. The frequency of these rays vary from 3 into 10 to the power 19 hertz to 1 into 10 to the power 16 hertz. These waves are discovered by Professor Rontgen in 1895. X-rays can be produced by the bombardment of target of high atomic number. जब हाई एटॉमिक नंबर के आप किसी भी एलिमेंट पर बम्बारमेंट कराएंगे इलेक्ट्रॉन का, ये चार्ज पार्टिकल का, तो रेज जनरेट होता है। हो गया बालक? बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक्सरेज कैन बी पेनिट्रेट थ्रू द ह्यूमन फ्लीश, ये फ्लीश को पार कर सकता है, बट बोन्स और मेटालिक मटेरियल ब्लॉक दिस रेज, उसको पार नहीं कर पाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। द डैमेज लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म, तो याद रखेंगे बार बार अगर कीजिएगा, एक दो बार से मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिपीटेडली बार बार इसका यूज कर देते हैं तो ये क्या कर देता है, ह्यूमन टिश्यूज को एक्सपोज कर देगा। पढ़िए, कर मोर फ्रीक्वेंटली एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर द ह्यूमन बॉडी शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू एक्स-रेज मोर फ्रीक्वेंटली एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बार बार आपको एक्सरे नहीं कराना है, बार बार अल्ट्रासाउंड, एमआरआई नहीं कराना है, क्योंकि उससे रेडिएशन जनरेट होता है और वो रेडिएशन क्या करेगा तो आपके ह्यूमन सेल को, टिश्यूज को एक्सपोज कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। तो लंबा समय पे कराइए लेकिन लगातार और ज्यादा समय तक मत कराइए। यूज these waves are used in medical diagnosis like locating the fracture in the bone and detecting foreign material like coin or bullet in the body। आपके छोटा बच्चा है, कॉइन डाल लिया अंदर, तो ले जाइए, कॉल एक्सरे करके देखेगा कहां पर वो अटका हुआ है, फिर निकालने के लिए लगाएगा उसको। इसके बाद किसी को बुलेट लग जाता है तो पहले एक्सरे करके देखते हैं कि बुलेट कहां लगा है, कहां फंसा है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करके उसको निकाला जाता है। हड्डी वगैरह क्रैक कर जाता है तो इसी का यूज करते हैं हम लोग। These are used in the radiotherapy to cure skin disease, cancer and tumor। कैंसर में, ट्यूमर में, ठीक है, ये सारा यूज किया जाता है इसको। रेडियोथेरेपी उसको कहा जाता है जो जिसका इलाज रेडिएशन से होता है, तो रेडिएशन से होगा तो रेडियोथेरेपी बोलेंगे, केमिकल से कीजिएगा तो कीमोथेरेपी बोलेंगे उसको। These are used in engineering for locating the cracks in
एयर बबल एंड फ्लोन इन द फिनिश्ड मेटालिक मटेरियल। फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, कोई चीज आप बना दी है, मान लिया कि मेटल का ये ब्लॉक बना दिया गया, अब बाहर से तो देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन इसके अंदर हो सकता है कि हवा का बुलबुला टाइप का अंदर बन जाता है, दरार हो जाता है, या कोई इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब कैसे मालूम चलेगा इसके अंदर कोई, अब इतना बारीक क्रैक रहेगा कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको स्कैन करवा देंगे एक्सरे से, एक्सरे बता देगा कि इसके अंदर फ्लॉन है कि नहीं है। गामा भी यूज होता है, ये याद रखिएगा, गामा भी इसके लिए यूज होता है। खुले आंख से थोड़ी अब देख के बता दीजिएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सरे ये गामा से स्कैन करा देंगे। इसके बाद है एक्सरेज आर यूज्ड बाय डिटेक्टिंग एजेंसी टू डिटेक्ट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड अदर कॉन्ट्राबैंड, प्रतिबंधित सामान होता है, कॉन्ट्राबैंड गुड्स एक्सेट्रा कंसील्ड इन बैग और द बॉडी ऑफ अ पर्सन, कोई बैग में छुपा के ले जाता है, कोई बॉडी में छुपा के ले जाता है, कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ये जितना नाम लिखा हुआ है तो सब मालूम चल जाएगा किसमें, एक्सरे में, इस तुरंत बता देगा कि ये लेके जा रहा है। गामा रेज, करा द रेंज ऑफ वेवलेंथ of these rays vary from 1 into 10 to the power minus 14 meter to 10 to the power minus 10 meter. The range of frequency of gamma rays vary from 3 into 10 to the power 22 hertz to 3 into 10 to the power 18 hertz. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखिए, जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ही ज्यादा उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज्यादा होता है। These rays are produced when an electron jump from higher orbit to the lower orbit. बताए थे आपको कि हाइयर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वही रेडिएशन के फॉर्म में होता है। गामा रेज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कहां प्रोड्यूस होता है, तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जब डीके करता है वहां पर ये प्रोड्यूस होता है। आप यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब का नाम सुने होंगे, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले वैकोरेल बताए थे, उसके बाद मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी ने इसके बारे में बताया था। इसका यूनिट वैकोरेल भी है और क्यूरी भी है, तो वहीं से ये जनरेट होता है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज इज द हाईएस्ट ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ दिस रेज इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा होता है इसका पेनिट्रेशन पावर। तो जो एमआरआई वगैरह होता है उसमें देखिएगा कहा जाता है लोहा वाला सामान उधर रख के आइए, क्यों, तुरंत अट्रैक्शन में ले लेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। और याद रखेंगे इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इट डज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन याद रखेंगे इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक, किसी में डिफ्लेक्ट नहीं होता है वाले। पढ़ रहे हैं, these are used for the treatment of cancer, कैंसर में these are used to examine the thick material for structure flow। आपको बताए थे कि इसका यूज होता है, कोई यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हैं, कोई मटेरियल बना रहे हैं, तो उसके अंदर कोई उसका मतलब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसी से। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं रिसर्च वगैरह में यूज करते हैं, तो बिल्कुल। These are used for the food preservation, फूड को प्रिजर्व करने में यूज होता है। These are used to get valuable information about the structure of atomic nuclei, इसी में रिसर्च आ जाता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई जो हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें इसका यूज होता है वाला। तो आपको ज्यादा इसका यूज देखना है। राइट अबाउट द व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट अबाउट द यूजेस ऑफ, दो नाम दे दिया जाएगा, रेडियो, उसके बाद गामा या एक्सरे, सबका लिखने के लिए नहीं आता है। क्लियर है, तो यहीं पे रोकते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे।